लखनऊ में कोर्ट परिसर के अंदर गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के शूटर संजीव जीवा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना में एक बच्ची समेत 4 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक यह हमला तब हुआ जब दोपहर के वक्त संजीव जीवा को कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया और तभी घात लगाए हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। कोर्ट परिसर में अचानक गोलीबारी होते ही वहां अफरा तफरी मच गई। फायरिंग से बचने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। इस बीच गोली लगने से बदमाश संजीव जीवा और एक बच्ची समेत 4 लोग घायल हो गए, जिसके बाद घायल हालत में जीवा को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। अभी तक पता चला है कि एक व्यक्ति के द्वारा गोली चलाई गई है, जिसमें इंजर्ड हुए हैं, उनको ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। लेकिन इलाज के दौरान गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के शूटर जीवा ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद पूरे लखनऊ में हड़कंप मच गया। कोर्ट परिसर के बाहर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसे देखते हुए पुलिस ने वहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया। और इसके बाद लखनऊ पुलिस ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के शूटर संजीव जीवा की हत्या करने वाले एक आरोपी को पकड़ने का दावा किया। उसकी पहचान उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले विजय यादव के तौर पर बताई गई और आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन इससे पहले कि बदमाश विजय यादव फरार हो पाता, वहां मौजूद पुलिस के जवानों ने उसे दबोच लिया। उसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कुछ पुलिस वाले उसे पकड़े दिखाई दिए। कोर्ट परिसर में मौजूद वकीलों का कहना है कि हमलावर वकील की ड्रेस पहनकर वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे। अपराधी अधिवक्ता की यूनिफॉर्म में कोर्ट परिसर के अंदर घुस के अपराधी को मार देता है। फिलहाल पुलिस ने विजय यादव को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू कर दी और उससे ये पता लगाने में जुटी है कि संजीव जीवा को किस तरह से मौत के घाट उतारा गया। और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का शूटर संजीव जीवा बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या का दोषी था, जिसके लिए उसे उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई थी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला जीवा 90 के दशक में दवाखाने में कंपाउंडर की नौकरी करता था, लेकिन बाद में उसने उसी दवाखाने के मालिक को अगवा कर लिया। इस घटना के बाद जीवा ने कोलकाता के कारोबारी के बेटे का अपहरण किया और फिरौती में 2 करोड़ रुपए मांगे। पुलिस के मुताबिक इस दौरान वो कई गैंग में रहा, लेकिन बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में नाम सामने आने के बाद जीवा अपराध की बुलंदियों पर पहुंच गया और उसे इस केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। बाद में वो मुन्ना बजरंगी गैंग में शामिल हो गया। इसी दौरान वो मुख्तार अंसारी के संपर्क में आया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जीवा पर 22 से ज्यादा केस दर्ज थे, जिनमें 17 में वो बरी हो चुका था। इन्हीं जीवा ने गैंग भी बना रखा था, जिसे वो जेल से ऑपरेट करता था। इस बीच पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि लखनऊ की जिला अदालत में मारा गया गैंगस्टर संजीव जीवा मुख्तार अंसारी के लिए हथियारों का इंतजाम भी किया करता था। पुलिस के मुताबिक उसके पास हथियार जुटाने का एक बहुत बड़ा नेटवर्क था, जिसके जरिए वो मुख्तार अंसारी के लिए नए और आधुनिक हथियारों का इंतजाम करता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुख्तार अंसारी को आधुनिक हथियारों का शौक था और उसके इस शौक को पूरा करने में उसकी मदद संजीव जीवा करता था। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि वो इसके लिए बहुत बड़ा गिरोह चलाता था, जिसमें करीब 35 से ज्यादा बदमाश शामिल थे, जिनके जरिए वो मुख्तार समेत कई लोगों को हथियारों की सप्लाई किया करता था। माना जाता है कि इसी वजह से वो मुख्तार के करीबी लोगों में एक बन गया। लेकिन लखनऊ में कोर्ट परिसर के अंदर जिस तरह से जीवा को मारने के लिए गोलीबारी हुई, उससे वहां के कई वकील भड़क गए। उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। उनका आरोप है कि सुरक्षा में चूक की वजह से ही गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के शूटर संजीव जीवा पर फायरिंग हुई। और इसी मुद्दे पर गुस्साए कई वकील कोर्ट परिसर में ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने सरकार से अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए नारेबाजी की। वकीलों का आरोप है कि कोर्ट परिसर की सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों की लापरवाही की वजह से ही घटना हुई। हालांकि जैसे ही वकीलों के धरने की खबर पुलिस के बड़े अधिकारियों को मिली, वो तुरंत कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे वकीलों को न सिर्फ समझाया, बल्कि उन्हें सुरक्षा देने का भी भरोसा दिया। इस बीच लखनऊ में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के शूटर संजीव जीवा की कोर्ट परिसर में हत्या पर सियासी घमासान छिड़ गया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस गोलीबारी पर सरकार को घेर लिया और आरोप लगाया कि यूपी में हत्या की वारदात उन्हीं जगहों पर हो रही है जहां सुरक्षा सबसे ज्यादा होती है। थाने में जान जाना, कोर्ट में जान जाना, या तो सरकार हो सकता है जानबूझकर के खुली छूट दी हो। अखिलेश यादव के इन आरोपों को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने खारिज कर दिया। क्या करेगा, उसे ये मालूम है कि वो बचेगा नहीं, उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस पकड़ेगी और कानून के हिसाब से सजा देगा। इसके साथ ही उन्होंने भरोसा दिया कि लखनऊ की कोर्ट में फायरिंग करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है महाराष्ट्र से, जहां मुगल शासक औरंगजेब पर अहमदनगर से शुरू हुआ बवाल कोल्हापुर तक पहुंच गया। कोल्हापुर में औरंगजेब की तारीफ में व्हाट्सएप स्टेटस लगाए जाने पर जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि कुछ लोगों ने बाद में सोशल मीडिया पर औरंगजेब से जुड़ी पोस्ट शेयर की, जिस पर कुछ हिंदू संगठन भड़क उठे। हंगामा बढ़ने लगा तो पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया। यह बवाल अहमदनगर से शुरू हुआ था, जहां औरंगजेब की तस्वीरें लहराने पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई थी और इसके बाद इस मुद्दे पर कोल्हापुर में हंगामा शुरू हो गया, जहां औरंगजेब की तारीफ में व्हाट्सएप स्टेटस लगाने वालों पर कार्रवाई की मांग करते हुए कुछ हिंदू संगठनों ने कोल्हापुर बंद का ऐलान कर दिया। और फिर देखते ही देखते सैकड़ों प्रदर्शनकारी कोल्हापुर की सड़कों पर उतर आए। उन्होंने थोड़ी ही देर में वहां हंगामा और बवाल शुरू कर दिया।
औरंगजेब की तारीफ में व्हाट्सएप स्टेटस लगाने वालों पर कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। कुछ जगहों पर उन लोगों ने दुकानों को निशाना बनाकर खूब पत्थर भी बरसाए। हालांकि उनके बंद के ऐलान की वजह से किसी ने भी अपनी दुकान नहीं खोली। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर खड़ी कुछ गाड़ियां भी पलट दी। हालात जब तेजी से बिगड़ने लगे तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से वहां अफरा तफरी मच गई। और महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ यह बवाल अहमदनगर जिले से शुरू हुआ था, जहां उर्स के जुलूस में औरंगजेब की तस्वीरें लहराने पर विवाद हुआ था। इस मामले में एक दिन पहले ही पुलिस ने एमआईएम नेता सरफराज जागीरदार को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि आरोप है कि 3 दिन पहले अहमदनगर में उर्स के जुलूस में मुगल शासक औरंगजेब की तस्वीरें लहराई गई थी। उस दौरान एमआईएम नेता सरफराज जागीरदार अपने कई समर्थकों के साथ वहां मौजूद थे। आरोप है कि उन्होंने जुलूस में औरंगजेब की तस्वीरें लहराकर डांस किया, जिसके बाद औरंगजेब की तस्वीरों के साथ डांस करने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिस पर कुछ हिंदू संगठन भड़क गए और उन्होंने इस पर कार्रवाई की मांग शुरू कर दी। हंगामा बढ़ने के बाद अहमदनगर की पुलिस ने सरफराज जागीरदार समेत 4 लोगों पर केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। और महाराष्ट्र में औरंगजेब पर विवाद बढ़ते ही राज्य सरकार एक्शन में आ गई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अधिकारियों को शांति व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया और इसके साथ ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लोगों से शांत रहने की भी अपील की। उन्होंने भरोसा दिया कि सरकार राज्य के हालात पर नजर बनाए हुए है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। मैं खुद पर्सनली अधिकारियों के साथ संपर्क में हूँ। महाराष्ट्र में औरंगजेब के मुद्दे पर अहमदनगर के बाद कोल्हापुर में भी विवाद हुआ। हालांकि पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए वहां प्रदर्शन कर रहे लोगों को खदेड़ दिया। वहीं महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्रालय ने पुलिस को आदेश दिया कि वो हालात काबू में करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए। इसके साथ ही कोल्हापुर में अगले 31 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। वहीं महाराष्ट्र में औरंगजेब पर जारी बवाल के बीच सियासत भी गर्मा गई। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने अलग अलग जिलों में हुए हंगामे पर राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया और कोल्हापुर में हुई तोड़फोड़ और पत्थरबाजी के लिए एकनाथ शिंदे की सरकार पर निशाना साधा। शरद पवार के मुताबिक औरंगजेब की तस्वीरें दिखाने पर बेवजह हंगामा किया गया। किसी का पोस्टर कुछ दिखाया ना, इसकी कोई आवश्यकता है? ये क्या इश्यू है? शरद पवार के इस हमले का जवाब राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस हंगामे के पीछे कोई सोची समझी साजिश है। इसका असली मालिक कौन है ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से हंगामा न करने की अपील भी की। इधर गाजियाबाद पुलिस के सूत्रों का दावा है कि धर्मांतरण का मास्टरमाइंड शाहनवाज उर्फ बद्दो मुस्लिम धर्म अपना चुके लड़कों की मदद से दूसरे हिंदू लड़कों पर नजर रखता था। सूत्रों का कहना है कि धर्मांतरण के लिए उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ हिंदू नाबालिग लड़कों पर ही होती थी, ताकि वो उन्हें आसानी से गेमिंग ऐप के जरिए मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए बरगला सके। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बद्दो इस्लाम अपना चुके नाबालिग लड़कों के जरिए ही दूसरे लड़कों पर नजर रखता था। मुस्लिम धर्म की तरफ झुकाव रखने वाले नाबालिग लड़के क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, इसकी पूरी जानकारी बद्दो के पास होती थी। पुलिस के सूत्र ये भी बताते हैं कि बद्दो किसी भी लड़के से सीधे संपर्क में नहीं था। वो सिर्फ गाजियाबाद के एक नाबालिग लड़के को धर्मांतरण के लिए बरगला रहा था, जो हरियाणा के फरीदाबाद और चंडीगढ़ के रहने वाले 2 लड़कों के संपर्क में था। पुलिस को शक है कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप फोर्टनाइट और डिस्कॉर्ड ऐप से धर्मांतरण का ये सारा खेल बद्दो के ही इशारे पर चल रहा था और इसीलिए जांच एजेंसियों की नजर शाहनवाज और बद्दो की कॉल डिटेल पर है। पुलिस के हाथ उसका मोबाइल नंबर लग चुका है। आरोप है कि बद्दो पिछले 2.5 साल से फर्जी आईडी और ग्रुप के जरिए हिंदू नाबालिग लड़कों का धर्मांतरण करवा रहा था। लेकिन जैसे ही धर्मांतरण के इस खेल का भांडा फूटा, वो मोबाइल फोन बंद करके फरार हो गया। हालांकि बद्दो की तलाश में गाजियाबाद पुलिस की एक टीम महाराष्ट्र के ठाणे में है। जांच के दौरान पुलिस को उसका मोबाइल नंबर मिला है और पुलिस सूत्रों का कहना है कि शाहनवाज उर्फ बद्दो ने शुरू से ही एक ही फोन नंबर का इस्तेमाल किया, ताकि हिंदू नाबालिग लड़कों का उस पर भरोसा बन सके। फिलहाल पुलिस बद्दो के मोबाइल नंबर की जांच में जुटी है। मोबाइल नंबर से गेमिंग ऐप पर बने फर्जी ग्रुप को भी खंगाला जा रहा है। इसके अलावा पुलिस फोन कॉल की डिटेल से धर्मांतरण गैंग के दूसरे लोगों तक पहुंचने में भी लगी है। इस बीच खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान के इशारे पर भारत का माहौल बिगाड़ने के लिए धर्मांतरण की साजिश रची जा रही है। पाकिस्तान की इस साजिश से पर्दा तब उठा जब मध्य प्रदेश एटीएस ने 19 मई को भोपाल की एक कोर्ट में कट्टरपंथी संगठन हिजबुत तहरीर की जानकारी दी और आरोप लगाया कि संगठन के सदस्य इस्लाम धर्म अपनाने के लिए लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। एमपी एटीएस के मुताबिक हिजबुत तहरीर से जुड़ा सैयद सामी रिजवी दूसरे धर्म के लोगों को बरगलाने के लिए धार्मिक आयोजन करता था। आरोप है कि वो लगातार पाकिस्तान में बैठे अपने आका के संपर्क में था। पाकिस्तान के धर्मगुरुओं का भाषण सुनने के अलावा इस संगठन से जुड़े लोग भगोड़े जाकिर नाइक का भी वीडियो देखा करते थे। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ठीक इसी तरह गाजियाबाद में भी पाकिस्तान के इशारे पर धर्मांतरण की साजिश रची गई। गिरोह के लोग गेमिंग ऐप से हिंदू नाबालिग लड़कों को टारगेट करते थे। आरोप है कि इस गिरोह को भी पाकिस्तान से ही मदद मिलती थी।